नमस्कार दोस्तों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की कीमत देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा होती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आखिर कौन है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्या है ये सारा राज? क्या ऐसा होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन की हुई बैलेंस शीट इतनी कीमती बन जाती है कि उसमें एक ऑथेंटिसिटी आती है, सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, बैंक्स उसके बेसिस पे लोन देती है, इन्वेस्टर्स उसके बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हर एक डिपार्टमेंट उस बैलेंस शीट को मानता है, एक्सेप्ट करता है जिसपे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सिग्नेचर की होती है। सवाल यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये साइनिंग अथॉरिटी कहां से आती है, और अगर वो ये साइनिंग करते हैं तो ये साइनिंग करने के लिए क्या वो कोई रूल्स फॉलो करते हैं? हाँ जी, वो ये रूल्स फॉलो करते हैं। और ये रूल्स कौन डिफाइन करता है? ये रूल्स डिफाइन करती है उनकी इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आजाद हिंदुस्तान में 1 जुलाई 1949 को एक संस्था का गठन हुआ था, भारतीय सनदी लेखाकार संस्था, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम आने वाले वीडियो में ICAI के नाम से संबोधित करने वाले। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ यूनिक बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी इन द कंट्री इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है कि हमारे पूरे देश में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से जुड़े सारे नियम और कानून बनाना। ICAI ने हमारे देश में बनाए हैं अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो हमारे देश में CA के कोर्स को रेगुलेट करे, CA की एग्जाम्स कंडक्ट करे और अपने मेंबर्स के ऊपर कड़ा शिकंजा कसे और ये देखे कि क्या उनके मेंबर्स अपना ऑडिट फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म करे या नहीं करे। वेल, रियली स्पीकिंग कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक 1949 से लेकर आज तक ये ऑटोनॉमी एंजॉय करने वाली इंस्टीट्यूट का और CA के प्रोफेशन का भविष्य खतरे में है। कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ गलतियों की वजह से, कुछ इंस्टेंसेस की वजह से भारत सरकार अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पे शिकंजा कसने जा रही है। कैसा होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक नई कमेटी, एक नई बॉडी जिसका नाम है NFRA या नाफरा बहुत ही जल्द आ रहा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह नाफरा आने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फ्यूचर खतरे में है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में। 7 जनवरी 2009 का दिन वैसे तो बाकी सभी लोगों के लिए एक बहुत ही आम दिन था, बट ये आम दिन नहीं होने वाला था कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हैदराबाद स्थित सत्यम कंप्यूटर्स के ऑफिस में जब एक फैक्स आता है जो कि कंपनी के फाउंडर मिस्टर रामलिंगन राजू से होता है, जहां पर वो ये कन्फेशन करते हैं कि हमारी कंपनी हेवीली ओवरवैल्यूड है, हमारी कंपनी में कुछ ऐसी एसेट्स है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और जो कुछ एसेट्स है वो हेवीली ओवरवैल्यूड है। ये हमारे देश का एक बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम होता है जिसकी इंटेंसिटी है मैसिव 7,136 करोड़। अब कंपनी के फाउंडर जब खुद ही कह रहे हैं कि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप ये चीज को कैसे मान सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी के ऑडिटर के इन्वॉल्वमेंट के बिना संभव है? ये एक पहली ऐसी घटना हुई थी, पहला ऐसा केस हुआ था जिसने हमारे देश के सामने एक फैक्ट को लाकर रख लिया कि अब हमारे देश में और भी ज्यादा कड़े और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जरूरत है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे और भी कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। एक वेबसाइट की बात अगर मानी जाए तो ये वेबसाइट के हिसाब से इंडिया के टॉप 10 फाइनेंशियल स्कैम्स की लिस्ट यहां पर आप लोगों के सामने है। राइट फ्रॉम 2009 से लेकर 2022 तक वैसे तो कई सारे स्कैम्स हुए, लेकिन जो मेजर स्कैम है उनकी लिस्ट यहां पे आप लोगों के सामने है। और हर एक स्कैम का जो अमाउंट है, फ्रॉड का जो अमाउंट है, वो इंडियन रुपीज में और US डॉलर में लिखा है। गौर करने वाली बात है कि अगर मैं इसकी टोटल लूं तो ये टोटल आती है तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए, या फिर US डॉलर्स के टर्म्स में मैं कहूं तो 34.1 बिलियन डॉलर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये तो यहां पर मैं सिर्फ टॉप 10 फाइनेंशियल स्कैम्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जिसको यहां पर रिपोर्ट भी नहीं किया गया है क्योंकि उनका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक बार आप सोचिए इन सब का कितना होगा। अब यहां पर इन स्कैम्स का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी बात। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर ऑडिटिंग का जो फंक्शन होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करने की जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी एक्सक्लूसिवली है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास। और ये अथॉरिटी उनको मिलती है स्टैट्यूट से, मतलब अलग अलग लॉ से। तो चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या इनकम टैक्स एक्ट हो, वो एक्सक्लूसिवली CA लोगों को ये अथॉरिटी देते हैं। और CA लोगों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए बनी है उनकी इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है जब भी वो किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं। बिकॉज जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे रूल्स को फॉलो करके किसी भी कंपनी का ऑडिट करता है और ऑडिट करने के बाद उस बैलेंस शीट पे साइन करता है, तो वो बैलेंस शीट एक ऑथेंटिकेट, एक सर्टिफाइड बैलेंस शीट बन जाती है, जिसके बेसिस पर कई लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। कई सारी बैंक अपने अलग अलग तरीके के लोन्स यहां पर सैंक्शन करती है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं, मार्केट में जो शेयर होल्डर्स है वो अपने हार्ड अर्न मनी को उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच करके अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस कंपनी की बैलेंस शीट पे साइन किया है तो वो एकदम सही डेटा होगा, एकदम सही आंकड़ा होगा। लेकिन एक बार आप इमेजिन कीजिए, अगर यहां पर एक सर्टिफाइड बैलेंस शीट में कोई घपला निकलता है, कोई फ्रॉड निकलता है और कंपनी के फाउंडर खुद कहते हैं कि हां, हम हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो आप यहां पर कैसे समझेंगे कि यह किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंट्रीब्यूशन के बिना कैसा संभव है। सत्यम के अंदर जब यह घटना सामने आई तो सत्यम के जो ऑडिटर्स थे, प्राइस वाटर हाउस, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने की सब लोगों की तरफ से मांग उठी। बता देना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक कमेटी है जिसका नाम है डिसिप्लिनरी कमेटी, और ये डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है कि वो अपने मेंबर्स मतलब सीएस के खिलाफ एक्शन ले इफ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर उन्होंने अच्छे से पूरी नहीं की है और किसी प्रकार से भी वो वहां पर गिल्टी पाए जाते हैं तो उन पे एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का है। मतलब इंस्टीट्यूट का अगर यहां पर रोल देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत वाइड रोल है, राइट फ्रॉम मेकिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टिल गिविंग देम अथॉरिटी टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर आफ्टर टू रेगुलेट देम, मतलब वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने की भी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ICAI के पास है। तो जब सत्यम का ये केस हुआ था तब बहुत लोगों की तरफ से मांग उठ रही थी कि सीए इंस्टीट्यूट आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ डिसीजन क्यों नहीं ले रही है। सीए इंस्टीट्यूट अपने तरीके से काम कर रही थी, अलग अलग कमिटीज बैठाई गई, जांच की गई और जांच करने के बाद वो अपनी स्पीड से काम कर रही थी, जिससे शायद गवर्नमेंट नाखुश थी। फाइनली ये हुआ कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पिक्चर में आना पड़ा, जिसने प्राइस वाटर हाउस पे और उनके सारे सीए फर्म्स पे 2 साल का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब 2 साल तक वो ऑडिट नहीं कर सकते, और उसके अलावा उन पे एक हैवी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई विच वाज अराउंड 13 करोड़ रुपीस। यहां पर और इसके बाद जब रिपीटेड फाइनेंशियल स्कैम्स होते गए तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का काम जो है उस पर सवाल उठने लगे। सरकार और सरकारी एजेंसी या ICAI से सवाल पूछने लगी कि आखिर हमने जब आपको एक जिम्मेदारी दी थी कि आपकी जिम्मेदारी है ये देखना कि हमारे देश में अकाउंटिंग प्रोफेशन, ऑडिटिंग प्रोफेशन अच्छे से होना चाहिए, या आपकी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन अच्छे से करें, और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते हैं तो ये भी जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे। रिपीटेड केसेस के अंदर जब ये देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICAI के डिसिप्लिनरी एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक जरूरत महसूस हुई कि हमें एक ओवरसाइट बॉडी, एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी जो सीए इंस्टीट्यूट के ऊपर आकर बैठेगी। एक ऐसी बॉडी जो सीए इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, जो बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं, उनके काम को सुपरवाइज करेगी। और यहां पर जन्म हुआ NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, या फिर आप उसको नाफरा भी कह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा पहली बार किसी देश में नहीं हो रहा है कि उस देश की जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई और अथॉरिटी को लाकर बैठा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड PCAOB बनाया गया है, विच इज फॉर्म्ड अंडर द सार्बानेस-ऑक्सली एक्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो पब्लिक कंपनी के, मतलब जो लिस्टेड कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, उनके अकाउंटेंट्स के, उनकी जो ऑडिटिंग होती है उसको ओवरसाइट करती है, मतलब उसको चेक करती है और रेगुलेट करती है। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो बनाई गई है US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अंतर्गत। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से जब भारत सरकार सेटिस्फाइड नहीं था तो ऐसी ही एक इंडिया में कमेटी बनाने की चर्चा हुई जिसका नाम था नाफरा। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 चीजों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत सरकार को नाफरा या NFRA लाना पड़ा। दूसरा, आखिर ये NFRA या नाफरा है क्या।
तीसरा, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नाफरा, अगर नाफरा है तो अभी वो क्या कर रहा है और कहां पर है और कौन कौन है नाफरा के अंदर। और चौथा सवाल, ये जो नाफरा होगा इसका ICAI पर या CA प्रोफेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में। तो आइए एक एक कर इन सवालों को देखते हैं। तो आखिर यहां पर पहला सवाल ये आता है कि आखिर नाफरा की जरूरत क्यों पड़ी। क्या CA इंस्टीट्यूट या ICAI की रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी से भारत सरकार संतुष्ट नहीं था? अगर मैं एट एन आउटसेट आंसर दूं तो ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को ऐसा महसूस हो रहा था कि CA इंस्टीट्यूट जिस तरीके से और जिस स्पीड से अपने मेंबर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है वो थोड़ा बायस्ड है। लेकिन उन सभी के अलावा ये कुछ 8 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से NFRA का गठन हुआ है। सबसे पहला रीजन है देयर वाज अ नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट बॉडी। नंबर 2, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। नंबर 3 इज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। नंबर 4, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। नंबर 5, complex business environment. Number 6, gap in disciplinary actions. Number 7, recommendations from expert committees. And number 8, improving investors' confidence. अब यहां पर काफी लोग ये कह सकते हैं कि सर आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फिर आप क्यों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में नेगेटिव कह रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले ना इस चीज को डिस्क्लेम कर देना चाहता हूं कि मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं और मैं बिल्कुल बायस नहीं हूं। ये एक प्योर इंफॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके, ना सिर्फ CA स्टूडेंट्स के पास बल्कि जनरल लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके कि आखिर ये NFRA है क्या, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। तो मैं CA इंस्टीट्यूट का पूरा सम्मान करता हूं, ड्यू रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इन सभी के साथ ये जो फैक्ट्स है और ये जो अपडेटेड न्यूज है ये आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। NFRA नाफरा या जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इन अक्टूबर 2018 अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी दोस्तों, कंपनी एक्ट इसके पहले 1956 हुआ करता था और फिर 2013 में एक नया कंपनी एक्ट इफेक्टिव हुआ जिसके अंतर्गत धारा 132 के तहत एक नई संस्था, एक नई कमेटी को बनाया गया जिसका नाम था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी के अंदर कौन कौन लोग होता है, तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए चेयरमैन, फिर इसके अंदर होंगे कुछ फुल टाइम और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स, इसमें होंगे सेक्रेटरी और फिर होंगे इसमें कुछ एक्सपर्ट लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर मैं प्रेजेंट मेंबर्स की बात करूं तो यहां आप नाफरा की वेबसाइट देख सकते हैं और इस वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाफरा, डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी इज अ फुल टाइम मेंबर एंड मिस स्मिता जिंगरन इज अनदर फुल टाइम मेंबर। तो नाफरा के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है आप यहां अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, to ensure, monitor and enforce auditing standard, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के तो अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ही, लेकिन फिर भी इसके अलावा अब नाफरा अपने खुद के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पर लेकर आने वाला और ये बहुत बड़ा चेंज है। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ नाफरा आप यहां पर देख सकते हैं। नंबर 1 इज टू ओवरसाइट ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए हैं अभी तक उसको कोई ओवरसाइट नहीं करता था, लेकिन अब नाफरा उसे ओवरसाइट करेगा। ऑडिट क्वालिटी रिव्यूज होंगे, नाफरा खुद अपने रिव्यू करेगा कि जो ऑडिट्स किए हैं CA इंस्टीट्यूट के ऑडिटर्स ने क्या वो ऑडिट सही तरीके से हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो आप देख सकते हैं नंबर 3 पे अब ICAI के अलावा नाफरा भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है और ये बहुत बड़ी बात है। और यहां पर एक फेस ऑफ चल रहा है बिटवीन ICAI एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके बारे में हम करेंगे आगे बात। चौथा फंक्शन है रेगुलेटरी कोलैबोरेशन। व्हाट इज द स्कोप ऑफ NFRA और नाफरा? तो नाफरा अभी लागू होगा सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज को, लार्ज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को जिसका थ्रेशोल्ड MCA ने डिफाइन किया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है उन लोगों को, एंटिटीज रेफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड एनी अदर एंटिटी और द क्लास ऑफ एंटिटीज एज स्पेसिफाइड। What is the present status of नाफरा? आजकल नाफरा कर क्या रहा है? तो रिसेंटली नाफरा बहुत ज्यादा न्यूज में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पता चलेगा कि NFRA ने रिसेंटली 40 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को क्लियर किया है, अलाइनिंग देम विद द ग्लोबल नॉर्म्स। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया है, लेकिन उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी ये 40 नए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अब बहुत ही जल्द इफेक्टिव होने वाले हैं। इतना ही नहीं, नाफरा ने हेवी पेनल्टीज इंपोज करने का प्रपोजिशन दिया है ऑन ऑल दोस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मतलब ICAI के डिसिप्लिनरी एक्शन से सेटिस्फाइड ना होते हुए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पाए जाते हैं।
अब जब यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देख पा रही है कि अभी तक जो वो राइट्स और प्रिविलेज एंजॉय कर रही थी, मतलब राइट फ्रॉम मेकिंग द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टिल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट देयर मेंबर्स दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी आकर बैठने वाली है। तो यहां पर चल रहा है एक टफ फेस ऑफ बिटवीन द इंस्टीट्यूट एंड द नाफरा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, कई सालों पहले भारत सरकार के पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर चर्चा की गई थी और रीसेंट रिपोर्ट्स को अगर बिलीव की जाए तो सीए पीयूष गोयल, जो कि एक केंद्रीय मंत्री है, उनके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये एक दरख्वास्त की है कि आप पार्लियामेंट में इस चीज के ऊपर बात करें कि एनएफआरए नहीं आना चाहिए। वेल, सवाल यहां पर यह है कि आखिर सीए इंस्टीट्यूट क्यों नहीं चाहता कि एनएफआरए यहां पर आना चाहिए। इसके कई रीजंस है, कुछ रीजंस मैं यहां पे आप लोगों के सामने दे रहा हूं। सबसे पहला रीजन है, अगर एनएफआरए आता है तो वहां पर अलाइनमेंट इशू होगा इस चीज को लेकर कि आखिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा और किसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिवेल करेंगे। वेल, अभी तक की अगर जानकारी को मैं बिलीव करता हूं तो मुझे लगता है कि सरकारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या एनएफआरए के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दे विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर एंड अबाउ आईसीएआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड, डिसिप्लिनरी एक्शंस की अगर बात की जाए तो आईसीएआई हो सकता है थोड़ा लीनियंट हो, थोड़ा बायस्ड हो अपने मेंबर्स के तरफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने में, लेकिन अगर सरकार या एनएफआरए डिसिप्लिनरी एक्शंस लेते हैं तो हो सकता है वो ओवरऑल सीए फ्रेटर्निटी को काफी अफेक्ट कर जाए। तीसरा, आईसीएआई को यह भी लगता है कि अगर ये सारी अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ले ली तो आईसीएआई की पावर्स काफी रिड्यूस हो जाएगी और उनकी पावर्स सिर्फ रह जाएगी सीए स्टूडेंट्स का सिलेबस बनाना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना एंड उनको डिग्री देना, दैट्स ऑल। जबकि आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की टॉप टू एंड सारी की सारी पावर्स जो है वो सीए इंस्टीट्यूट खुद ही यहां पर मैनेज करता है, एंजॉय करता है। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या एनएफआरए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वेल, रियली स्पीकिंग अभी तक की न्यूज को यह देखा जाए तो बात बहुत सिंपल है कि भाई साहब, अगर सीए इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, सख्त स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएगी तो दिन बर दिन इसी प्रकार के फाइनेंशियल स्कैम्स होते रहेंगे जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करते रहेंगे। और अगर ये फाइनेंशियल स्कैम्स को रोकने में आईसीएआई असमर्थ है तो भारत सरकार को अपनी कमर कसनी होगी और शायद भारत सरकार ने अपनी कमर कस दी है। एक और खतरा जो सीए प्रोफेशन पे यहां मंडरा रहा है एनएफआरए की वजह से, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की तारीख में ऑडिटिंग की स्टैट्यूटरी राइट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। लेकिन अगर एनएफआरए आया और अगर इसी तरीके से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता रहा तो डिसिप्लिनरी एक्शंस के चलते इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को डर है कि शायद भारत सरकार जो है ये अटेस्टेशन फंक्शन करने का अधिकार किसी और प्रोफेशनल्स को, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज, जैसे कि एडवोकेट्स, इन लोगों को भी दिए जा सकते हैं। तो जहां पर आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑडिटिंग की एक्सक्लूसिविटी है, उस एक्सक्लूसिविटी पे भी काले बादल मंडरा रहे हैं। कल नाफरा आएगा या नहीं आएगा ये तो समय हमें बताएगा, लेकिन आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मैं सारी जानकारी दे पाया हूंगा। आप अब जब ये न्यूज को फॉलो करेंगे एनएफआरए के बारे में तो आपको कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि आखिर ये एनएफआरए क्या है, कैसे है। आपसे सिर्फ मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि नाफरा आने के बाद आपको क्या लगता है कि सीए प्रोफेशन का या सीए एज अ करियर का क्या इंपैक्ट होने वाला है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक गुड डे, शब्बा खैर।